वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट 3 की क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और साथ ही में डिफरेंस बिटवीन एसएलआर एंड सीआरआर और साथ ही में आपका मॉनेटरी पॉलिसी का रिफाइनेंस फैसिलिटी। ये सारे के सारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में भी आएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे कि हो सकता है कि आगे जाकर आप लोगों को ये चैनल फॉरवर्ड ना हो, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इधर बहुत सारे चीज़ यूनिक चीज़ आपको डिटेल्स में मिलेगी, डेप्थ में मिलेगा और सही मिलेगी। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को गलत पढ़ते हैं, उन चैनल से दूर रहो और सही चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग सीधा सीधा कहते हैं एसएलआर, शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं एसएलआर। एसएलआर मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। मतलब सीआरआर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सिर्फ कैश का ही खेल होता है। सीआरआर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सिर्फ कैश का ही खेल होता है, लेकिन इधर कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज का भी खेल होता है। सबके सब लिया जाता है सीआरआर में, एसएलआर में सबके सब लिया जाता है। एसएलआर में एसएलआर भी आपको एनडीटीएल के ऊपर डेली बेसिस पर ही मेंटेन करना पड़ेगा। एसएलआर को भी आपका एनडीटीएल के ऊपर डेली बेसिस पर ही मेंटेन करेगा। अगर आप एसएलआर मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी भी मैं आपको बता दूंगा, पेनल्टी कितना लगेगा मैं आपको बता दूंगा। और लेकिन इसमें सुविधा यह है कि एसएलआर के ऊपर आपको इंटरेस्ट देते हैं। एसएलआर के ऊपर आप लोग इंटरेस्ट देते हैं और वो भी कैलकुलेट होता है आपका एनडीटीएल के ऊपर। एसएलआर आपका आता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। सीआरआर अलग था, एसएलआर अलग है। फिर से कह रहे हो, सीआरआर अलग था, ये अलग है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 के तहत आ रहे हैं। ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 के तहत एसएलआर आ रहा है। लेकिन सीआरआर आपका आ रहा था अंडर आरबीआई एक्ट, 1934 सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट 1934। जो भी टीचर्स ये पढ़ा रहे हैं कि सीएलआर और एसएलआर का दोनों सेक्शन एक ही है, मतलब सीएलआर का भी जो सेक्शन है, एसएलआर का भी जो सेक्शन है, वो पूरा का पूरा गलत है। चैनल अभी का भी अनसब्सक्राइब करो उन लोगों का और उधर से निकल कर आ जाओ, नहीं तो आपकी भाग्य में बहुत क्या बोलो परेशानी होगी। आप गलत सीखोगे, उसका मुझे मालूम नहीं क्या क्या होगा। चलो पहले थे कि एसएलआर का चक्कर क्या है। एसएलआर, मान लो कि आपकी बैंक में 120 रुपये आया, 20 रुपये विड्रॉ हुआ, डिपॉजिट हुआ 120, विड्रॉ हुआ 20, तो आपके हाथ में रह गया 100। हाथ में, ये तो ओलंपिक बन गया, तो आपके हाथ में रह गया 100। इसी 100 के ऊपर अभी के लिए 4.5% है आपका सीआर, मतलब आपके हाथ में रह रहा है 95.5%। लेकिन अगर 95.5% अगर ये मार्केट में अगर लोन की तरफ से बात देंगे ना, तो भूकंप आ जाएगा। इतना पैसा लोगों के पास होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्फ्लेशन तो आप छोड़ो, हाइपर इन्फ्लेशन हिट कर लेगा। इन्फ्लेशन तो आप छोड़ो, हाइपर इन्फ्लेशन हिट कर लेगा। अभी आप बोलोगे सर हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जब मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लो कि ये मनी सप्लाई का चेन है, मान लो कि ये मनी सप्लाई का चेन है। रिजर्व बैंक को पता होता है कि भाई कब मुझे डिफ्लेशन कराना है और कब मुझे इन्फ्लेशन कराना है। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन। अगर इसके ऊपर चला गया तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। वो अनकंट्रोलेबल है, वो अनकंट्रोलेबल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इस हिस्से के नीचे अगर आ गया ना, तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं आपका रिसेशन। ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। किसी के पास पैसे ही नहीं होगा, लोग ही भूखा मर जाएंगे। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाया था। तो अगर 95.5% अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में छोड़ देंगे ना, तो इतना लोन्स आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना कैश आएगा कि आपका मार्केट में भूकंप आ जाएगा। इन्फ्लेशन तो हिट हो ही होना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर के साथ एक और रिजर्व टूल लगा दिया। सीआरआर के साथ एक और रिजर्व टूल लगा दिया। बोला कि भाई चलो 95.5% आपको हमारे पास एसएलआर की तौर पर हमारे साथ आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। एसएलआर के तौर पर हमको एसएलआर मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अभी बैंकों के पास सिर्फ 75 रुपए ही है। अभी बैंकों के पास सॉरी, ये गलत बन गया, ये 76 होगा।
अभी अभी बैंकों के पास सिर्फ 76 रुपये ही है। अभी अगर बैंकों के पास सिर्फ 76 रुपये है तो आपका पैसा तो कम गया। अगर पैसा कम आएगा मार्केट में तो इनके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसी के लिए होता है OMO आपका, और भी टूल्स पे टर्म फंड OMO वगैरह आता है जिससे कि आप कंट्रोल कर सको। क्रेडिट रेशनिंग होता है, सिलेक्टिव कंट्रोल के जिसमें आपका आता है क्रेडिट रेशनिंग, वो भी आपका आता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो मार्केट में अगर आपका यहाँ पर 76 रुपये अगर आप आ रहा है, मान लो मार्केट में अगर आपका 76 रुपये अगर, तो 95 से बहुत कम है, ये 95 से बहुत कम। इसी चीज को मार्केट में कम से कम पैसा हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये SLR लगा दिया, ये रिजर्व टू लगा दिया। ये SLR भी आपका NDTL के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। मैंने बोला ना कि अगर आपके हाथ में 100 रुपये है, उसके ऊपर ही आपको CRR मेंटेन करना है। CRR हो गया 95.5% हाथ में रहा तो और एक SLR बन गया, तो हो गया आपका 76% रुपीज। आपके हाथ में 100 रुपये था लेकिन आप बाहर से बह सकते हो 76%, मतलब 24 रुपये आपका चला गया, रिजर्व भी हो गया। उसके बाद भी और भी बहुत सारे टूल्स है। तो इसीलिए अगर आप CRR मेंटेन, अगर आप SLR मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप SLR मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी वही चीज है, बैंक रेट प्लस 3%, पेनल्टी भी उतना ही लगेगा, बैंक रेट प्लस 3% फॉर 1 डे। 1 डे का मतलब है कि शॉर्टफॉल। और अगर आपने ज्यादा दिन के लिए किया तो उस पर भी लगेगा बैंक रेट प्लस 5% अबव 1 डे, मतलब सब्सिक्वेंट डेज के लिए आपको लगेगा बैंक रेट प्लस 5%। जो CRR का था वही SLR का है। लेकिन CRR में जो भी आपका रिजर्व कैश जो होता है ना, वो बैंक RBI के पास भेज देते हैं। रिजर्व कैश CRR में बैंक RBI के पास भेज देती है, लेकिन SLR में जो भी आपका रिजर्व जो भी होता है ना, गोल्ड अदर सिक्योरिटी, वो बैंक अपने पास ही रखते हैं। बैंकों के पास नहीं, RBI के पास नहीं भेजते, बैंक खुद के पास ही रखते हैं। बैंक खुद के पास ही रखते हैं। ये हो गया आपका पेनल्टी, और ये हो गया आपका कहां पर देखते हैं, SLR के ऊपर हर महीने के 20 दिन से पहले, SLR के ऊपर हर महीने के 20 दिन से पहले बैंकों को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। मिनिमम डिसाइडेड होता है RBI द्वारा, और मैक्सिमम 40% तक जा सकता है, 40% पे ऊपर नहीं जाएगा। SLR के ऊपर, CRR के ऊपर कोई लिमिट नहीं था, कुछ भी लगा सकता है और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। देखिए CRR SLR के ऊपर आपका 40% मैक्सिमम है, उसके ऊपर रिजर्व बैंक आपका SLR नहीं डिसाइड कर सकता, अभी के लिए नहीं कर सकता। हो सकता है कि लॉ चेंज कर दे, आ जाए कि भाई हाँ भाई उस पर भी कोई मैक्स नहीं रहा, लेकिन हाँ RBI इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट देते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि क्यों। SLR आपका, CRR आपका होता है 4.5%, मान लो कि 4 टका 50 पैसा, और SLR आपका होता है 19 टका 50 पैसा। ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज ये 19 टका है मतलब हमेशा 19 टका रहेगा। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये बहुत बड़ा है, करीब 4 गुना है, करीब 4 गुना है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने देखा कि बैंक तो गुस्सा हो जाएंगे, बैंक तो गुस्सा, चलो भाई आप लोगों का भी थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, चलो भाई आप लोगों का भी थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, चलो भाई आप लोग हो, इसीलिए तो हम लोग है, आप लोग कंट्रोल करेंगे। इसीलिए RBI ने बोला कि भाई चलो इसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। बैंक खुश, बोले ठीक है भाई, वो तो छोटा सा पैसा है, ये बहुत से, इस पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। इसीलिए RBI इन लोगों को इसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कि क्यों नहीं देता, मैं पढ़ा रहा हूं। मिनिमम डिसाइडेड बाय RBI, मैक्सिमम नॉट अबव 40%। SLR अगर बढ़ गया तो कैसे आपका मार्केट पे इन्फ्लेशन या डिप्रेशन कंट्रोल होगा, चलो भाई देख लेते हैं। मान लो कि SLR अभी है आपका 19.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई 19.5% नहीं, हम लोग इसको 21.5% करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई हम इसको 21.5% करेंगे, तो मतलब 2% बढ़ा दिया। अगर 2% बढ़ाएंगे, अगर SLR का इंटरेस्ट
2% बढ़ गया, अगर एसएलआर का इंटरेस्ट 2% बढ़ गया तो बैंक तब क्या करेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 2% घट गया, 2% नहीं है, तो बैंक्स लोन्स को महंगा कर देंगे। अगर लोन्स महंगा होगा ना तो लोग लोन्स कम लेंगे, अगर लोन्स लोग कम लेंगे तो कैश आपका बाजार में कम आएगा, और अगर लोगों के जेब में कैश ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सामान का डिमांड भी नीचे आएगा, और अगर सामान का डिमांड नीचे आ गया ना, किसी चीज का प्राइस ऑटोमेटिकली प्राइस भी आपका नीचे आएगा, और अगर प्राइस नीचे आ गया, ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आ गया तो इन्फ्लेशन तो घटना ही घटना है। जिस चीज को आपको पहले 10 रुपए में मिल रहा था, अभी अगर आपको वो 8 रुपए में मिल रहा है तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया। इसीलिए अगर मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा डालना है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई चलो भाई इंटरेस्ट को हटाओ, इंटरेस्ट को घटा दो। 19% था 17.5% कर दिया, 19% था 17.5% कर दिया, ऑटोमेटिकली लोन सस्ता हो गया। लोन अगर सस्ता होगा लोग लोन ज्यादा लेंगे, तो मार्केट में कैश ज्यादा आएगा, और अगर मार्केट में कैश ज्यादा आएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो लिमिटेड है, प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन तो हिट करेगा ही करेगा। तो इसी तरह से आरबीआई आपका सीआरआर और एसएलआर आपका मेंटेन करते हैं। डिफरेंस सबको कोई नहीं पड़ेगा, पता नहीं क्यों पता ही नहीं है, जिसकी वजह से एसएलआर के ऊपर ज्यादा नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। देखना कि 2-3 लाइन मिलेंगे आपको एसएलआर के ऊपर, इतना नोट्स तो भूल ही जाओ। एसएलआर के ऊपर आपका डिफरेंस है कि भाई एसएलआर पे इंटरेस्ट गेन होता है, सीआरआर पे नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मास रिजर्व लिक्विड एसेट, गोल्ड, अदर सिक्योरिटी एसेट, सीआरआर के ऊपर ओनली कैश विद आरबीआई। मैंने बोला ना कि आरबीआई के पास चले जाएगा सीआरआर के ऊपर, लेकिन इस पे लिखा जरूर होगा एसएलआर आर केप्ट विद द बैंक देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, और ये वाला हिस्सा मेंटेन विद आरबीआई। इट कंट्रोल्स बैंक सॉल्वेंसी एंड क्रेडिट एक्सपेंशन, और ये वाला इट कंट्रोल्स द लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंक में कितना कैश होगा, सीआरआर कंट्रोल करते हैं, और सॉल्वेंसी और क्रेडिट एक्सपेंशन दोनों ही करते हैं। मतलब लोन्स वगैरह सब कुछ, क्रेडिट कितना पैसा होगा, कितना पैसा लोन बांटेंगे, ये सब पूरा सिस्टम को ही कंट्रोल कर लेता है। बैंकिंग का पूरा सिस्टम को ही कंट्रोल कर लेता है। ये सब लिक्विडिटी का कंट्रोल करता है सीआरआर, और एसएलआर पूरा सिस्टम को ही कंट्रोल करता है। और एक पॉइंट है, पांचों पॉइंट, एसएलआर पे आपका मैक्सिमम 40% तक बढ़ सकते हैं। एसएलआर पे आप मैक्सिमम 40% तक बढ़ सकते हैं, लेकिन सीआरआर पे इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है भाई। ये बन गया आपका पांचों पॉइंट, ये बन गया आपका पूरा का पूरा एसएलआर और एसएलआर के साथ डिफरेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये आ गया आपका रीफाइनेंस
रीफाइनेंस फैसिलिटी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीफाइनेंस फैसिलिटी आपका आया है सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये रीफाइनेंस फैसिलिटी आया है। बेसिकली आर फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर्स, बेसिकली आर फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर्स। चलो भाई मैं आपको बताती हूँ कि रीफाइनेंस फैसिलिटी असली है क्या। मान लो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये बैंक है और ये आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, ये आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक्सपोर्ट सेक्टर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी वजह से मान लो बैंक के पास पैसा नहीं है, किसी वजह से मान लो बैंक के पास पैसा नहीं है, आरबीआई बोलेंगे भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेंगे कि भाई कोई चिंता करने की जरूरत है ना, हम है ना, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा दे देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा दे देंगे उसके बदले में, और बैंकों को बोलेंगे कि भाई आपको यही पैसा कस्टमर को देना है, एक्सपोर्ट सेक्टर पे दो, कस्टमर को दो। ये जो एक बार फाइनेंस हुआ उसके बाद वही पैसा दोबारा फाइनेंस हुआ, मतलब सीधा सीधा अगर बोलो तो दो बार फाइनेंस होगा, मतलब रीफाइनेंस हो गया, मतलब रीफाइनेंस हो गया। इसी चीज को कहते हैं रीफाइनेंस, इसी चीज को कहते हैं रीफाइनेंस फैसिलिटी। आरबीआई बैंक को पैसा दिया, बैंक ने वही पैसा कस्टमर को दे दिया, बैंक ने वही पैसा आपका कस्टमर को दे दिया। इसी चीज को कहते हैं आपका रीफाइनेंस फैसिलिटी। लेकिन दिक्कत ये इतनी इजीली ये एग्जाम में नहीं आएगा, इतनी इजीली आपका एग्जाम में नहीं आएगा। यहां पर आपका एग्जाम यह आएगा कि देखो आरबीआई अगर बैंकों को पैसा देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंकों को पैसा देंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो कोलेटरल लेंगे ना। कोलेटरल का मतलब है कि सिक्योरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ना कोई सिक्योरिटी तो लेंगे ना। अगर बैंक रिजर्व बैंक को जो सिक्योरिटी देंगे ना उसी चीज को कहते हैं लियन। सॉरी, मान लो बैंक जब रिजर्व बैंक को कोई सिक्योरिटी देंगे जिसका पैसा आप फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, जिसका पैसा फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, जो सिक्योरिटी जो कोलेटरल जो दे रहे हैं बैंक, आरबीआई से पैसा लेने के बदले में बैंक रिजर्व बैंक को जो सिक्योरिटी जो कोलेटरल देने वाला है, जिसका पैसा वो फ्यूचर में आरबीआई को देंगे, उसके बदले में वो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। उसी चीज को हम लोग कहते हैं लियन। कस्टमर भी आपको बैंक से जब पैसा लेंगे वो भी एक लियन, मतलब सीधा सीधा बोलूं तो सिक्योरिटी या कोलेटरल देंगे जिसका पेमेंट वो फ्यूचर में करेंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर्स प्रॉफिट कमाएंगे, उसी हिस्सा से तो बैंक को देकर लोन चुकता करेंगे ना, तो उसके बदले में उन्होंने जो सिक्योरिटी रखा है वो तो वापस ले लेंगे। तो ये जो फ्यूचर में पेमेंट होने वाला जो सिक्योरिटी है, इसी चीज को हम कहते हैं लियन। एग्जाम में आपको आएगा कि भाई अगर दो बार लियन आ गया तो उस चीज को हम क्या कहेंगे। अगर दो बार, ये देखो एक बार आ गया, ये देखो दो बार आ गया, अगर दो बार लियन आ गया ना उसी चीज को कहते हैं हम लोग रीफाइनेंस फैसिलिटी। एग्जाम में यही सवाल आपको आएगा, इतनी आसानी से नीचे वाला हिस्सा नहीं देगा, देगा तो आपको ऊपर वाला हिस्सा ही देगा, तो आपको ऊपर वाला हिस्सा ही, ये लियन वाला हिस्सा ही आपको एग्जाम में देगा। इसी चीज को आपको कहते हैं आपका रीफाइनेंस फैसिलिटी। दो बार लियन आ गया, चलो देख लो। उसके बाद चलते और एक चीज जो कि आपको शायद आपने सुना ही नहीं होगा, एआईआर। एआईआर इसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। एआईआर के ऊपर बहुत ज्यादा आपका सवाल नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, एआईआर के ऊपर बहुत ज्यादा आपका सवाल नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट, ये जो एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट है ना, ये गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है, ये गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है और ये फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। बस इतना ही जान लो। एआईआर का फुल फॉर्म कभी कभार आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट किसके द्वारा तैयार किया गया, गवर्नमेंट द्वारा, और ये क्यों तैयार किया गया, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए। हो गया, ये हो गया आपका एआईआर। अगली क्लासेस में चलो लिख लो एक बार।
अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, एलएएफ और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, कौन से टाइप का एलएएफ होता है, कौन से टाइप का, और उसके साथ हो सके तो रेपो का भी कवर कर देंगे, हो सके तो रेपो को भी कवर कर देंगे। रेपो का बहुत सारा हिस्सा है, रेपो आपको इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी क्लासेस में आपको मिल जाएगी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना सारा मेहनत कर रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी दे देना। और साथ ही में आपके दूसरे जो एक्सपीरियंस है, जो दूसरी जो स्टूडेंट्स है, दूसरे जो कैंडिडेट्स है, जो आगे जो आने वाला है, जो आपका जूनियर्स है, उनको भी बोलो कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको डिटेल्स और सही नॉलेज मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो उन लोगों के लिए मेरा चैनल को प्लीज़ शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, मेरा रिक्वेस्ट यही है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में। मास्क पहनते रहो, सैनिटाइजर यूज़ करो, हाथ रेगुलर धो और सेफ रहो। और अगली क्लास में आने से पहले एक बार नोट्स को देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका अगले क्लास में। बाय, सब करो, नमस्कार मेरा।